नमस्कार, गुड इवनिंग। गरुड़ द्वार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रोलेक्ट एक्ट कानून के बारे में बात करेंगे। और रोलेक्ट एक्ट के बाद में जो है आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम क्रमशः बात करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए और गरुड़ द्वार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी ज़रूर करें, और आपको क्लासें इसी तरह मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलेक्ट एक्ट कानून के बारे में। देखिए, असल में रोलेक्ट एक्ट कानून था क्या कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या होता है कि जब आंदोलन मजबूत होने लगे कि हुआ ऐसा कि यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट जो कानून आएगा वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आएगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ एक प्रकार से बहुत ही बड़ा धोखा किया। भारतीयों ने पूरा सहयोग किया अंग्रेज़ों का फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, और खूब लोग जो है, गांधी जी ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत लोगों को भर्ती होने के लिए भी बोला, और गांधी जी को लोग भर्ती करवाने वाला सार्जेंट तक भी बोलने लग गए थे। लेकिन इस युद्ध के बाद में जो है अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ पर जो है आगे क्या होता है, अगला घटनाक्रम ये होता है कि क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और उनकी भाषा में, अंग्रेजों ने अपनी भाषा में आतंकवाद को कुचलने के लिए उन्होंने आतंकवाद कहा, और हम इसको क्रांतिकारी बोलते हैं। तो एक सर सिडनी रोलेक्ट नाम का व्यक्ति है जो ब्रिटिश हाईकोर्ट में जज है। सर सिडनी रोलेक्ट। सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कानून तैयार होता है। रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कानून तैयार होता है जिसको बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। ये एक निवारक निरोध कानून है। ये किस प्रकार का कानून है? रोलेक्ट एक्ट जो है वो किस प्रकार का है? निवारक निरोध कानून है। अंग्रेजी में कहे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। जैसे हमारे देश में यूएपीए बना हुआ है, जैसे यूएपीए बना हुआ है। टाडा का नाम सुना होगा आपने, संजय दत्त से टाडा का नाम बहुत लंबे टाइम तक जुड़ा रहा था। टाडा हुआ, पोटा हुआ, मिसा हुआ, ये सारे कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। इनमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। मतलब प्रिवेंटिव का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपराध करे उससे पहले ही उसको क्या कर लो, अरेस्ट कर लो। तो सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में ये कानून यहाँ पर बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है। और बनाने के बाद में जो है ये कानून भारत आता है। और मार्च 1900, ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूं, ये डेट बहुत अच्छे से कर लेना भाई। मार्च 1919 के अंदर जो है भारत की केंद्रीय असेंबली इसको पारित कर देती है। केंद्रीय असेंबली कौन सी? जो सेंटर में, जिसको केंद्रीय विधान परिषद बोला गया है, केंद्रीय विधान परिषद ने इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय भी थे, जरूरी नहीं कि भी अंग्रेज थे, भारतीय भी थे। भारतीयों ने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने क्या कर दिया, इसको पारित कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद ने इसको पारित कर दिया और इसको लागू कर दिया। और ये एक प्रकार का क्या था, काला कानून था। और इस प्रकार का कानून कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी आधार हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गिरफ्तार करने का। कोई भी आधार, जैसे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एक प्रकार का बहुत ही काला कानून था। और किसी भी प्रकार की कोई प्रेस सामग्री छापता है, कोई अखबार में कुछ लिखता है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई जनसभा करता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई हड़ताल करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई भी ऐसा कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने खिलाफ अगर प्रतीत होता है, तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार जो किया गया व्यक्ति है उसको ना वकील, ना अपील, ना दलील, मतलब उसको ना तो वकील मिलेगा और ना उसको अपील करने का अधिकार होगा। ना वकील, ना अपील और ना दलील। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को निर्दोष साबित करने का सहारा नहीं मिलेगा। और ये कानून जो है किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जो है बंदी बनाकर रख सकता है। 2 वर्ष तक बंदी बनाना, 2 वर्ष तक बंदी बनाकर रख सकता है किसी भी व्यक्ति को। 2 वर्ष तक बंदी, और 2 वर्ष जो है एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है किसी व्यक्ति को अपने आप में जो है निर्दोष साबित करना, और इन चीज़ों से गुजरना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ें जो है इस कानून में आई। और सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में किया, और मार्च 2019 में
केंद्रीय असेंबली ने इसको लागू कर दिया। इसका विरोध भी बहुत हुआ, ये भी ध्यान रखना, इसका भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों के विरोध के बावजूद भारतीयों ने जो है इसका विरोध भी किया, क्योंकि सेंट्रल जो विधान परिषद है उसमें भारतीय भी थे, हालांकि अंग्रेजी नहीं थे, भारतीय भी उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन फिर भी इसको पारित कर दिया गया। अब जब इसको पारित किया गया तो गांधी जी ने एक आंदोलन करने का, एक सत्याग्रह करने का निर्णय किया, और इसकी तारीख थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक हड़ताल या प्रदर्शन, आप बोल सकते हो कि हड़ताल की चेतावनी दी, एक प्रकार से एक सत्याग्रह की चेतावनी दी, सत्याग्रह की चेतावनी दी। ध्यान रखना, ये जो सत्याग्रह जो है ये गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किया गया पहला जो है चेतावनी दी और इसको शुरू करने को कहा। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। क्या था? अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह। ये याद रखना भाई, जितनी भी बातें मैं लिखा रहा हूं एक भी चीज फालतू नहीं लिखाऊंगा। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह, अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह पर पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। ठीक है, पहला सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर मतलब पूरे भारत के स्तर पे। अब तक तो गांधी जी जो भी कर रहे थे वो क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए थे, लेकिन ये पूरा जो है भारत के स्तर पे है यहाँ पे। अब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इसकी चेतावनी दी और इसका आयोजन किया, और गांधी जी ने कहा कि आंदोलन हम लोग करेंगे। अब इस आंदोलन के होने के कारण जो है प्रदर्शन होना शुरू हो गए। अब आगे अगला घटनाक्रम क्या होता है? अगला घटनाक्रम ये होता है कि 12 अप्रैल को, अगला घटनाक्रम है 10 अप्रैल लिखना है, 12 अप्रैल नहीं है, 10 अप्रैल को जो है कुछ प्रदर्शन हुए। 10 अप्रैल 1919 को कुछ व्यापक प्रदर्शन होते हैं बड़े स्तर पे। ठीक है, व्यापक स्तर पे प्रदर्शन होते हैं, व्यापक प्रदर्शन किया गया, और इस प्रदर्शन में अंग्रेजों ने 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन हुआ, इसके फलस्वरूप पंजाब के 2 नेता सत्यपाल मलिक पंजाब के 2 नेता हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। एक तो है सत्यपाल मलिक और दूसरे हैं सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया। सत्यपाल मलिक बिल्कुल घटनाक्रम टाइम के साथ हम लोग करेंगे, जैसे जैसे टाइम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। सैफुद्दीन किचलू को इनको अरेस्ट कर लिया। अब जब इनको अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जब गिरफ्तार किया तो फिर अगले 2 दिन बाद जो है एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होता है, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 13 अप्रैल 1919 को क्या है कि लोगों की भीड़ जमा होती है। कहां पर? वैसाखी का दिन है, ये वैसाखी का दिन है, और एक प्रकार से मेला चल रहा है ये, और वहां पर लोग जो इकट्ठे हुए और एक जनसभा होती है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, करीब 8-9 हज़ार के आसपास संख्या बताते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर? जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल, क्योंकि मामला पंजाब का है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग है यहाँ एक सभा होती है। जलियांवाला बाग जो है यहाँ पर जो है एक सभा होती है। जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा होती है, और इस सभा में ये बात जो है इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसी को लेकर हो रहा था, जो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई है इसी के लिए यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है, ये सभा हो रही थी। ये जिस टाइम सभा हो रही है, इस सभा होते समय यहाँ पर जो है पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है, और पुलिस में एक व्यक्ति है जनरल डायर है। जनरल डायर ने लोगों को कहते हैं कि एक चेतावनी दी, और चेतावनी देकर जो है लोगों पर ओपन फायरिंग करनी शुरू कर दी। ओपन फायरिंग का मतलब है कि सीधा गोलियां बरसाना शुरू कर दी, और लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया गया था वहां से बाहर निकलने के लिए। अब हुआ क्या कि जो जलियांवाला बाग था उसका कुछ मामला ऐसा था, इस फोटो को देखो आप। इस जलियांवाला बाग में यहां से घुसने का रास्ता था, यह संकरा रास्ता है। ये जो आप फोटो में इस वक्त ये एक तरफ जो देख रहे हो जलियांवाला बाग है, ये इसका रास्ता है।
ये संकरा रास्ता है घुसने का, और अंदर पूरा का पूरा आज भी मौजूद है। ये इस जगह पे आप जाके देख सकते हो। जलियांवाला बाग में यहां से घुसने का एक ही रास्ता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यहां पर एक कुआं बना हुआ है, यहां पर एक कुआं बना हुआ है, और ये बाकी जो है यहां पर ऊंची दीवार बनी हुई है और एक समाधि भी बनी हुई है इस जगह पे। तो यहां पर जब जनसभा हो रही थी तो उस टाइम यहां पर पुलिस पहुंच गई और इन्होंने जनरल डायर है ये, जनरल डायर, इस जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का आदेश दिया और निहत्थे लोगों पर, जिनके पास कोई हथियार कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट गोलियां बरसाई गई। और कहते हैं कि 1650 राउंड गोलियां चली थी। मतलब आप कह सकते हो कि AK-47 की 55 मैगजीन खाली हो जाए, इतनी फायरिंग हुई थी लोगों पे। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों ने तो करीब 350-400 लोग ही बताए थे, लेकिन एक्चुअल में कहते हैं कि कम से कम 2-3 हज़ार लोग मारे गए थे उस टाइम। मतलब इतना बड़ा नरसंहार जिसको कह सकते हैं कि मानवता ही शर्मसार हो गई। और जनरल डायर ने इतने ओपन फायरिंग की, और इसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। और कहते हैं कि कम से कम 130 लाशें तो इस जलियांवाला बाग में जो कुआं है इसमें से निकाली गई थी। मतलब लोग जो हैं इसमें कूद गए बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इसके अंदर कूद गए, और बाकी लोग जो गेट की तरफ भागे, लेकिन इनको घेर लिया, और घेर कर जो है इनके ऊपर फायरिंग हुई थी। बहुत ज़बरदस्त फायरिंग इनके पर होती है। और ये जलियांवाला बाग एक प्रकार से बहुत ही जघन्य हत्याकांड इसको नाम देते हैं हम लोग आज भी। और ये निशान आज भी जो है इसके बने हुए हैं, आप जाकर दे सकते हो जलियांवाला बाग में। आगे जो है यहाँ पर क्या होता है कि जलियांवाला में ये रोलेक्ट एक्ट कानून के कारण ही हुआ, जितना भी हुआ सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर ये रोलेक्ट एक्ट कानून जो राजद्रोह कानून है, इसी की आड़ में ही सब कुछ हुआ था। और इसमें यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा सा ये भास्कर की मैं कुछ कटिंग लाया हूँ। इसमें लिखा है AK-47 की 55 मैगजीन खाली करने जैसी गोलीबारी हुई है। मतलब AK-47 राइफल का नाम आपने सुना भी होगा और अमूमन देखी भी होगी, फोटो में कहीं भी देखी होगी। तो उसमें करीब 1650 राउंड गोलियां चली थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस एक सामान्य मैगजीन में 30 गोलियां आती है। और अब यहाँ पर सोच लो कि इतनी जो है मैगजीन खाली हुई, इतने लोगों की हत्याएं की गई यहाँ पे। अब यहाँ पर अगला घटनाक्रम क्या होता है, अब जनरल डायर ने ओपन फायरिंग की और इस घटना की बहुत व्यापक स्तर पे जो है निंदा होती है। और इस निंदा के स्वरूप क्या किया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर और नाइट की उपाधि जो है लौटा दी। इसके परिणाम स्वरूप क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये जरूर याद करना भैया आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया, अपनी उपाधि लौटाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटाई, कौन सी, सर व नाइट की उपाधि लौटा दी, सर व नाइट की उपाधि लौटा दी, उपाधि वापस लौटा दी, ठीक है, उपाधि लौटा दी। और एक व्यक्ति का जो नाम आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना भी, क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में। शंकर नायर का नाम आता है, शंकर नायर जरूर याद करना, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे। शंकर नायर जो हैं वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय जो है इनकी कार्यकारिणी जो परिषद है इसमें सदस्य थे। इन्होंने त्याग पत्र दिया, कार्यकारिणी जो परिषद है इससे इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये जरूर याद रखना भी सभी बच्चे, शंकर नायर वाली बात, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वाला तो क्वेश्चन नहीं बनता है, शायद नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना, शंकर नायर का डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे क्या होता है, आगे ये होगा कि जनरल डायर ने ये सब कुछ किया और इतना सब कुछ करने के बाद में भी इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सजा जो है यहां पर नहीं मिलेगी। और एक जो है आयोग बनाया गया, एक जांच आयोग बना। एक सरकार पर जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। अब ये जांच आयोग और इसके सदस्य जरूर याद रखना भी, जांच आयोग का गठन होता है। और इस जांच आयोग का गठन होता है, इसमें अध्यक्ष जो हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, विलियम हंटर। लेकिन एग्जामिनर विलियम हंटर को कभी नहीं पूछेगा, ये याद रखना, वो इसके सदस्यों के बारे में ही आपसे पूछेगा, विलियम हंटर।
विलियम हंटर, जो मैं साथ साथ में आपको बताता भी जाऊंगा कौन कौन सी चीजें मोस्ट है। विलियम हंटर के साथ में कौन है, इनके साथ में जो है अन्य जो व्यक्ति हैं उनके नाम भी लिख लो भाई, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। विलियम हंटर के साथ में एक तो है राइस, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एक एक नाम अगर अलग अलग लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगी। एक का नाम है राइस, ये किसी का ये राइस, रस्किन, इस टाइप के नाम है इनके, ठीक है, छोटे छोटे नाम है तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका। राइस है, एक राइस है, एक रस्किन है, रस्किन राइस हो गया, रस्किन हो गया, और इनके आगे मिस्टर लगा दो या कुछ लोड लगा दो, वो एक ही बात है, ठीक है। राइस हो गया, रस्किन हो गया, और एक है जॉर्ज बारो, जॉर्ज बरो है भाई, जॉर्ज बरो है। और एक व्यक्ति है टॉमस स्मिथ, ये तो है अंग्रेज, इसमें टॉमस स्मिथ हो गए, ये हो गए अंग्रेज इस कमेटी में, ठीक है, ये तो हो गए अंग्रेज सारे के सारे। अब 3 भारतीय भी थे इसमें, ये तो हो गए अंग्रेज। अब भारतीयों की तो सुनेंगे नहीं, अपने हिसाब से कमेटी रिपोर्ट बना देगी, प्रस्तुत कर देगी, ठीक है। इसके अंदर भारतीय कौन कौन है देखिए, भारतीयों को मैं नीचे लिख रहा हूं। भारतीयों के अंदर आएगा चिमन लाल सीतलवाड़, भारतीयों के अंदर कौन आ जाएगा, चिमन लाल सीतलवाड़, एक मिनट रुको भी, चिमन लाल सीतलवाड़, याद रखना भी इनको, चिमन लाल सीतलवाड़ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कुलपति थे ये। सीतलवाड़ हो सकता है यही पूछ ले, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कुलपति इस कमेटी में थे, सदस्य थे, उनका नाम क्या था क्या पता, यही पूछ ले, ठीक है। और एक इसमें मुस्लिम थे, सुल्तान है, साहबजादा सुल्तान, कौन है, साहबजादा सुल्तान, ये भी लिख लो भी, साहबजादा सुल्तान को याद रखना भूलना नहीं, साहबजादा सुल्तान। और एक व्यक्ति हैं जो संयुक्त प्रांत से सदस्य थे, जिनका नाम है जगत नारायण, ये याद रखना भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, जगत नारायण, ये संयुक्त प्रांत से थे। और साहबजादा सुल्तान जो है ये लॉयर थे, ग्वालियर के लॉयर थे, हालांकि जगत नारायण भी लॉयर ही थे, वकील थे, लेकिन ये संयुक्त प्रांत से सदस्य थे। ये तो था जांच आयोग का गठन किया। इस जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो बड़ी भयानक दी। इस जांच आयोग ने जनरल डायर को कुछ भी नहीं कहा, एक रिपोर्ट दी और जनरल डायर को कुछ भी नहीं कहा, एक प्रकार से उसको निर्दोष ही बताया। इन्होंने कहा भी जनरल डायर को इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है बल प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी, जो बहुत ही जरूरी था, लेकिन इन्होंने थोड़ा आवश्यकता से ज्यादा बल प्रयोग कर लिया, लेकिन जितना काम किया उतना ईमानदारी से किया। मतलब यहां पर एक प्रकार से गांधी जी ने इस रिपोर्ट को निर्लज्जता की लीपापोती बताया, कहा कि निर्लज्जता की हद हो गई है कि इतने लोगों की हत्याएं कर दी, इंसानियत शर्मसार हो गई। और जनरल डायर जो है इसको निर्दोष बताया, जनरल डायर को एक प्रकार से दोषी नहीं बताया, जनरल डायर को निर्दोष बताया, यहां पर निर्दोष बताया गया। हालांकि बाद में कहते हैं कि इसको जब दबाव बढ़ा तो इसको नौकरी से बर्खास्त किया गया, इसको नौकरी से बर्खास्त किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नौकरी से इस व्यक्ति को बर्खास्त भी किया गया, लेकिन कोई सजा नहीं मिली। और ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस व्यक्ति की बड़ी तारीफ की गई और इसको शेर कहा गया, इसको ये कहा गया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है एक प्रकार से। और गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए एक बिल पारित किया, इंडेमिनिटी बिल, ये किसी दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए होता है। इंडे मतलब कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार नहीं होता, इंडेमिनिटी बिल पारित किया, ये जरूर याद रखना भी। इंडेमिनिटी बिल सरकार द्वारा रिपोर्ट आने से पहले ही, सरकार द्वारा रिपोर्ट आने से पहले ही, सरकार द्वारा रिपोर्ट से पहले ही, द्वारा रिपोर्ट से पहले, ये जरूर याद रखना भी, रिपोर्ट से पहले ही, मतलब किसी व्यक्ति के जवाब दे या उसके आधार पर जो है उसको निर्दोष साबित कर दिया। ये इंडेमिनिटी बिल जो है गवर्नमेंट लेकर आ गई सरकार द्वारा, इसको बचाने के लिए, किसको, जनरल डायर को बचाने के लिए, मतलब दोषियों को सजा नहीं हो, जितने भी व्यक्ति गोलाबारी में शामिल थे उनको कुछ भी नहीं हो। नौकरी से बर्खास्त जरूर किया था, लेकिन इस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, इसको कुछ वो
पौंड वगैरह की राशि भी दी गई। कुछ किताबों में 26,000 लिखा है, कुछ में 20,000 लिखा है। बड़ी इसकी तारीफ की गई इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति ने कभी जो भी काम किया बड़ा अच्छा काम किया इसने। अब यहां पर जो है एक जांच आयोग गठन किया कांग्रेस ने भी, एक जांच आयोग जो है कांग्रेस ने भी गठन किया, उसका भी आपको याद रखना है। कांग्रेस द्वारा गठित जांच आयोग, कांग्रेस द्वारा गठित जांच आयोग, गठित जांच आयोग, कांग्रेस द्वारा गठित जो जांच आयोग है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, मदन मोहन मालवीय। ये जरूर याद करना भाई, मदन मोहन मालवीय। एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से ही पूछेगा आपका, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय। और इसमें और बाकी लोग कौन थे? ये भारतीय सदस्यों की कमेटी थी। इसमें एक तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये कमेटी तो इनको दोषी साबित करेगी, सीधी सी बात है। भारतीयों ने बनाई, इतने लोगों की हत्या ही हुई है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। महात्मा गांधी। और एक थे तैयब जी, ये इतना ही नाम है भी, तैयब जी नाम आता है, ज़्यादा नाम नहीं आता, तैयब जी, तैयब जी। और एक है जिनका नाम है जयकर, जयकर। तो ये याद रखना भी, ये नाम जरूर याद रखना आप, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ये कमेटियों के वाले जो नाम है ना, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और अध्यक्ष कोई नहीं पूछता, सदस्य में से पूछा जाता है आजकल। आजकल क्वेश्चन गहराई वाला आता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि भाई प्रकृति ने सजा दी नहीं दी जनरल डायर को। जनरल डायर का क्या हुआ? सब यही जानना चाहते हो कि जनरल डायर का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल डायर तो ब्रेन हेमरेज की मौत से मरा था और बहुत ही तड़फ कर मौत हुई थी। उसको लकवा मार गया था पूरे शरीर में। 1927 में जनरल डायर की जो है मृत्यु होती है। 1927 में जनरल डायर, जनरल डायर जो है ब्रेन हेमरेज से मारा जाता है। ब्रेन हेमरेज हो जाता है इसको, ब्रेन हेमरेज, और शरीर को लकवा मार गया। ब्रेन हेमरेज और लकवे से इस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई। मतलब ईश्वर ने उसको क्या दे दी? लकवा, मृत्यु हो गई। अब एक व्यक्ति बचा, जो व्यक्ति इसमें शामिल था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिसो ड्वायर, जिसके आदेश से ये लोग आए थे यहाँ पे। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार था, वो था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर। क्या नाम है? माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर, माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर इसका नाम था। ये व्यक्ति जिम्मेदार था व्यापक स्तर पे, ड्वायर। और इस व्यक्ति की हत्या की थी उधम सिंह ने, इस व्यक्ति की हत्या की थी उधम सिंह ने। और आज हम उधम सिंह को शहीद बोलते हैं। फांसी की सजा हुई थी उधम सिंह को वहीं इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जाकर मारा था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो तारीख है उससे ठीक 1 महीने पहले मारा था, उससे ठीक 1 महीने पहले, मतलब 13 मार्च को, 13 मार्च को, ये 13 अप्रैल को कांड हुआ था। 13 मार्च 1940 को, ठीक 1 महीने पहले की तारीख में 1940 को इसकी हत्या की थी लंदन के कोक्स्टल हॉल में। और ये व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा था? स्पीच दे रहा था। और छाती में गोलियां मारी थी उन्होंने, उधम सिंह ने। और बड़ा ही महान काम किया था एक प्रकार से। और आज हम उधम सिंह को क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं। तो सरदार भी था और असरदार भी था। तो यहाँ पर जो है, और ये अखबारों में छपा, ये यही नहीं, ये अखबारों में भी छपा। यहाँ देखो, मैं आपको अखबार दिखाता हूँ, डेली मेल की एक कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सर एम ड्वायर मर्डर्ड, लॉर्ड जेटलैंड, लॉर्ड लेमिंगटन, सर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्राउडेड मीटिंग। यहाँ पर ये बता रखा है कि द अरेस्टेड मैन, ये यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया गया। तो इनकी ड्वायर की जो हत्या कर दी गई। और ये तारीख देखो आप अखबार में, तारीख देखो। ये थोड़ा सा इंग्लिश का, थोड़ा ट्रांसलेशन का ब्रिटिश इंग्लिश है, तो थोड़ा सा जो दिक्कत हुई। इसमें लिखा है वाउंडेड बाय शूट इन क्राउडेड मीटिंग। वाउंडेड मतलब बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। क्राउडेड मीटिंग, जो भीड़ की जो मीटिंग हो रही थी उसकी बात हो रही है। लेमिंगटन, सर एल डेन वाउंडेड बाय, ये भी मतलब साथ वाले भी कुछ जख्मी हो गए थे उस टाइम। और ये खबर है 14 मार्च की, देखो 14 मार्च की खबर है अखबार की, 14 मार्च की खबर है, मतलब अगले दिन छपी ये, अगले दिन छपी। 13 मार्च को हत्या हुई थी, अगले दिन छपी है ये।
और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि 200 पीपल लॉक्ड बाय पुलिस। तो ये इन्होंने ये किया था उधम सिंह ने, तो उधम सिंह ने बदला ले लिया एक प्रकार से। अब आगे का घटनाक्रम क्या हुआ, ये जलियांवाला बाग और ये चीज़ जो रोलेक्ट एक्ट है ये तो यहाँ तक आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में कि खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन, तो यहाँ पर जो भी मैं तारीख बताऊँ ना, ये तारीखें जरूर याद रखना भी। खिलाफत आंदोलन, अब देखिए खिलाफत आंदोलन का मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का मामला कुछ ऐसा है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में वर्ल्ड वार छाया हुआ है। पूरे विश्व में एक वॉर छाया हुआ है जिसमें एक तरफ जो है मित्र राष्ट्र हैं, एक तरफ कौन है, मित्र राष्ट्र, ठीक है, जो मित्र की भावना से शामिल हुए थे, और एक तरफ से दूरी राष्ट्र जिनको शैतान भी बोला जाता था, दूरी राष्ट्र जो पूरे विश्व को एक दूरी पे केंद्रित करना चाहते थे अपनी ही विचारधारा के अंदर। मित्र राष्ट्रों में कौन था, अमेरिका था, जानते हो आप बहुत अच्छे से, अमेरिका था, ठीक है, यूके था और फ्रांस था, और बाकी जो है इसमें यूएसएसआर भी था शामिल। उस टाइम यूएसएसआर था, रशिया तो था नहीं, कई सारे देशों को मिलकर यूएसएसआर बना हुआ था। और यहाँ पर था जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, और इसमें एक और था जो था टर्की राज्य, तुर्की। अब तुर्की भी क्या है कि दूरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। ये किसके खिलाफ लड़ रहा था, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो डेफिनेटली आप जानते हो कि जब वर्ल्ड वार खत्म होगा ना तो छोड़ेंगे नहीं, वो इसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे जर्मनी को नहीं छोड़ा, इटली को, जापान को नहीं छोड़ा, जापान पे भी बम गिराया। अब यहाँ पर तुर्की जो है इसमें एक खलीफा होता था, इसमें एक पद था खलीफा का। बाद में तुर्की के साथ बहुत बुरा करेंगे ये लोग, तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये लोग। तो इसमें एक खलीफा होता था, ये खलीफा एक प्रकार से धार्मिक और राजनीतिक गुरु माना जाता। मतलब इसको धार्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे कौन, मुसलमान। कौन से मुसलमान, पूरे विश्व के मुसलमान, धार्मिक व राजनीतिक गुरु। अब धार्मिक और राजनीतिक गुरु तो मानते थे इसको, लेकिन होता क्या है कि भारत में मुसलमानों को डर था इस बात का कि इसमें जो तुर्की जो है इसमें किसी प्रकार की जो है हस्तक्षेप करेगा यूके, ब्रिटिश किसी प्रकार का हस्तक्षेप कराएगा। लेकिन ब्रिटिश ने विश्वास दिलाया भारतीय मुसलमानों को कि तुर्की में हम किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं करेंगे, इसमें कोई शासन जो व्यवस्था जो चल रही है खलीफा के साथ हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, इसकी सत्ता को उखाड़ने का नहीं करेंगे कुछ भी। और भारतीयों ने इस एवज में क्या था, साथ दिया था, किसका, अंग्रेजों का। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भारतीयों ने सब में साथ दिया था, गांधी जी ने भी साथ दिया था इसमें। तो हुआ ये कि जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद में ब्रिटिश जीत गया, ब्रिटिश की अच्छी खासी कंडीशन रही, हालत खराब नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार में तो बुरी हालत हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बुरी हालत नहीं हुई, ब्रिटिश अच्छी स्थिति में था। अब इस कंडीशन में इन्होंने क्या है कि एक संधि की, जिसको बोलते हैं सीवर्स की संधि। अब एक सीवर्स की संधि की, और इस संधि के तहत जो है इन्होंने तुर्की को बांटना शुरू कर दिया और तुर्की के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। और हालात कैसे हुए देखिए, यहाँ पे ये ट्रीटी ऑफ सीवर्स है, 1920 की है ये, 1920 की ये ट्रीटी ऑफ सीवर्स बोलते हैं, सीवर्स की संधि बोलते हैं, यह है सीवर्स की संधि। और भारत में ये आंदोलन अभी शुरू हो जाएंगे, सीवर्स की संधि। एहसास हो गया था इस बात का कि वहाँ पर सत्ता उलट पुलट होने वाली है तुर्की में, तो भारतीय मुसलमानों ने पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब सीवर्स की संधि में देखो, पहले तो तुर्की था ऐसा, अब इसको तोड़ फोड़ करके बना दिया ऐसा। मतलब यहाँ पर अमेरिका ने अलग हिस्से में कब्जा कर लिया, ठीक है, और ग्रीस को बांट दिया अलग क्षेत्र, ग्रीस को अलग क्षेत्र दे दिया। यहाँ पर कुछ क्षेत्र जो है नीचे ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, इस प्रकार से कुछ क्षेत्र जो है फ्रांस के कब्जे में आ गया। इस तरह अलग अलग क्षेत्र को बांट दिया इन्होंने, और इटली को भी दे दिया कुछ क्षेत्र। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों पर इसको, टर्की को जो है पूरी तरीके से बांट दिया सीवर्स की संधि के द्वारा, और यहाँ पर सत्ता भी पलट हो जाएगी 1922 में। अब भारतीय मुसलमानों ने विरोध किया इस चीज का, और भारतीय मुसलमानों के विरोध के स्वरूप जो है यहां पर खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। मामला क्या था, धर्मगुरु का था। अब मामला धर्मगुरु का है, धर्म का मामला बड़ा खतरनाक होता है। देखो, धर्म के मामले में लोग जो है जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें इस खिलाफत आंदोलन में समर्थक कौन कौन से, वो देखो,
खिलाफत आंदोलन के मुख्य जो है समर्थक। खिलाफत, इसमें भी अब ये भी बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको, ये जो जो चीज़ें मोस्ट है ना वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन के समर्थक कौन कौन है देखिए। खिलाफत आंदोलन के समर्थकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो है हकीम, एक हकीम है, दो मौलाना है। एक हकीम है, दो मौलाना है। हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां है। एक हकीम है, दो मौलाना है। हकीम अजमल खां और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। एक हकीम, दो मौलाना, अब्दुल कलाम आज़ाद। और एक मौलाना और लेके आओ, एक है मौलाना हसन, एक मौलाना हसन है, मौलाना हसन, मौलाना हसन। और एक है मुख्तार, एक हकीम, दो मौलाना, एक मुख्तार और एक वारी। मुख्तार, मुख्तार अंसारी, भाई मुख्तार के आगे अंसारी नाम अच्छा लगता है, मुख्तार अंसारी। और एक और है अब्दुल वारी, अब्दुल वारी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये थे इसके अंदर। और दो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, उनका नाम अलग से लिख रहा हूं मैं। तो पहले तो इनको करो आप, हकीम अजमल खां, मौलाना अब्दुल, मौलाना हसन, मुख्तार अंसारी, अब्दुल वारी। ठीक है, कितने? एक हकीम, दो मौलाना, मुख्तारी नहीं होगा, भी मुख्तार होगा, ये मुख्तारी लिख दिया मैंने, मुख्तार होगा यहाँ पे, ये जो है मुख्तार नाम होगा इनका, मुख्तार, मुख्तार अंसारी। और दो लोग जो है वो जिनको बोला जाता है अली बंधु बोला जाता है, मोहम्मद अली, शौकत अली। बहुत अच्छे से जानते हो, इजीली याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु। अली बंधु अलग से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन्होंने कामरेड नामक जो है एक पत्र लिखा था, कामरेड, अपने इनका पत्र था कामरेड, अली बंधु का, अली बंधु का एक कामरेड पत्र था। ये जरूर याद रखना भी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, कामरेड पत्र, मैं आपको जो मोस्ट है ना वो बताता जा रहा हूं। कामरेड पत्र, कामरेड पत्र बोलते हैं। और ये अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली, कौन कौन आएगा? एक तो मोहम्मद अली, एक शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो लोग हैं भाई, इनको याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब होता क्या है, अब आगे की देखो, मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली हो गए। अब आगे का मामला कुछ ऐसा है कि अब इनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये क्या करेंगे कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना लेंगे। गांधी जी ने इस आंदोलन को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मुसलमानों का साथ दो। हिंदुओं को भी कहा आप मुसलमानों का साथ दो। आज अगर हम इनका साथ देंगे ना तो कल को फायदा पता है क्या होगा कि कल को मुस्लिम भी क्या करेंगे, हिंदू के साथ मिलकर साथ देंगे। तो इससे इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत बड़ी खटास आ गई थी। और इन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मौका है। और होम रूल लीग आंदोलन में भी ये लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद में आपको याद हो तो मैंने करवाया था 1916 में लखनऊ समझौता दिसंबर में। और उस टाइम भी हिंदू मुस्लिम एकता वापस स्थापित हुई, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन चला नहीं था। तो यहां पर इन्होंने, गांधी जी ने इसको लीड किया खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर को गंवाओ मत आप। तो यहां पर सबसे पहला जो घटनाक्रम होता है, 1 नंबर का घटनाक्रम। एक तो इन घटनाक्रम की डेट बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहला आता है सितंबर, सबसे पहला घटनाक्रम में आता है आपका, ये सब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चलेंगे। ठीक है, सितंबर 1919 में देखिए क्या होता है। सितंबर 1919 में एक ये लोग एक खिलाफत उसका गठन करते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया इन्होंने, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का इन्होंने गठन किया। ठीक है, पहली बात तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीनों में एक एक घटनाक्रम होगा। एक तारीख आती है 17 नवंबर की। 17 नवंबर 1919 को इन्होंने क्या किया, खिलाफत दिवस मनाया।
किसके रूप में मनाया? खिलाफत दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना आप। कौन सा? खिलाफत दिवस मनाया, खिलाफत दिवस मनाया, मना लिया कि खिलाफत दिवस। उसके बाद में जो है अगला जो तीसरे नंबर पे जो घटनाक्रम आता है वो आता है 24 का, 24 नवंबर का। अक्टूबर होगा, अभी ये नवंबर लिख दिया मैंने यहां पर, ये अक्टूबर होगा, ये अक्टूबर होगा, और ये वाला जो है 24 नवंबर। 24 नवंबर 1919 को ये लोग क्या करते हैं कि गांधी जी को क्या कर देते हैं कि खिलाफत कमेटी, एक सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, खिलाफत कमेटी का गांधी जी को क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। खिलाफत कमेटी का गांधी जी को अध्यक्ष, कमेटी का गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया, और सारी बागडोर गांधी जी ने संभाली। गांधी जी को बना दिया गया अध्यक्ष। क्या बनाया गया? इनको अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर होगी बात? अब गांधी जी ने एक सलाह दी यहां पे, जब गांधी जी को बनाया तो गांधी जी ने एक सलाह दी। गांधी जी ने कहा कि हमें असहयोग आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की सलाह दी। क्या दीजिए? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की सलाह दी, असहयोग आंदोलन की सलाह दी गांधी जी ने, और इसको एक्सेप्ट कर लिया इस कमेटी ने। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको कहूं कि खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ, सफल हुआ कि नहीं हुआ? देखो, खिलाफत आंदोलन दोनों ही बात है, सफल भी हुआ, असफल भी हुआ। सफल तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सफल नहीं हुआ, सीधा देखा जाए तो। क्यों सफल इसलिए नहीं हुआ? क्योंकि मामला क्या था? तुर्की वाला था भाई। जो मेन मामला था वो तुर्की के खलीफा का था। लेकिन 1922 में क्या होता है कि 1922 में जो तुर्की की जनता है ना, तुर्की की जनता ही इसको क्या कर देती है? खलीफा को अपदस्थ कर देती है। खलीफा को क्या कर देती है? अपदस्थ कर देती है। अब जब इसकी जनता ने अपदस्थ कर दिया तो हम कौन होते हैं भाई इसमें कहने वाले? फिर जो है भाई, उनकी जनता ने उनको अपदस्थ कर दिया तो फिर भारत के मुसलमान हो चाहे विश्व के दूसरे मुसलमान हो, तुर्की को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। फिर वो क्या कर सकते हैं? जब उनकी जनता ही उनके पक्ष में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ये आंदोलन डायरेक्ट देखे तो इस खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन खिलाफत आंदोलन का इंडिविजुअल जो है, एक यहां पर प्रोस्पेक्टिव ये बनता है कि इसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। खिलाफत आंदोलन ने जन्म दिया किसको? असहयोग आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, और असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। और ये आंदोलन पूरे भारत में बड़ा ही व्यापक स्तर पे हुआ, और इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे हड़तालें हुई, और ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त हुआ 2 साल तक कि ऐसे लगने लग गया था कि अब जो है आज़ादी जो है वो मिलने ही वाली है। अब आज़ादी जो है बस सिरे पे ही है, बस थोड़ा सा टाइम है और आज़ादी बस मिल ही जाएगी अब। तो इसके बाद में हम लोग जो है कल करेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन करेंगे। एक एक चीज़ जो मैंने बताई है बिल्कुल साफ साफ बताइए, किसी चीज़ में कोई जो है फालतू का डेटा नहीं है। यहाँ देखो, सितंबर में बनी ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अक्टूबर में बनी खिलाफत दिवस मनाया गया, 24 नवंबर को गांधी जी को बनाया गया, और फरवरी 1920 में ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिलेगा। और सीवर्स की संधि, ये सेब्रिज नहीं है, ये सीवर्स की संधि है। ये सेवर्स की संधि बोलते हैं, हिंदी में अपन सीवर्स बोल देते हैं, असल में सेवर्स की संधि बोलते हैं इसको। इस सेवर्स की संधि के द्वारा इसका विभाजन कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया इसको, पूरा का पूरा बहिष्कार हुआ पूरा। एक प्रकार से ये खिलाफत आंदोलन जो है ना, यहाँ पर ये इस प्रकार से चल रहा है, असहयोग आंदोलन की तरह ही चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किया, नेतृत्व गांधी जी ने किया, सेम टू सेम है, बिल्कुल एकदम उसी से एकदम कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है आपकी। अलग अलग याद नहीं करना है, एक घटनाक्रम के युद्ध में इसमें याद करना है। और गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की, और इसी दिन उनकी बाल गंगाधर तिलक की जो है वो क्या होगी, देहांत हो गया इनका। तो 1924 था अभी वो,
मुस्तफ़ा कमाल पाशा बोलते हैं, मैंने डेट गलत बोल दी यहाँ पर, ये 1924 लिखी है, माफ़ी चाहता हूँ। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को हटा दिया तुर्की के जनता ने। तो खिलाफत आंदोलन का इंडिविजुअल जो है, सॉरी, इन जो अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब बनता है, डायरेक्ट इसका जो है मतलब नहीं बनता। मतलब जिस मुद्दे को लेकर चले थे ना, वो मुद्दा सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन बहुत मजबूत हुआ। तो कल हम लोग करेंगे असहयोग आंदोलन कैसे हुआ और इसको चित्र से समझेंगे पूरा का पूरा। कल असहयोग आंदोलन को पूरा का पूरा जो हम चित्र से समझेंगे, इसमें कहाँ कहाँ जगह पर कौन कौन सी घटनाएं हुई। सबसे पहले घटना कौन सी जगह हुई, नागपुर सम्मेलन हुआ, कलकत्ता सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसके बाद में कौन अगला सम्मेलन कौन सा हुआ, कहाँ विरोध ज़्यादा हुआ, बंगाल में ज़्यादा विरोध हुआ, लाला लाजपत राय का क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पर इसमें करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बारीकी से करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चे लाइक कीजिए। ओके, तो अपन मिलते हैं कल वापस इसी क्लास में इसी टाइम पे। तब तक सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।